नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मटेरियल कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल कंट्रोल का ABC एनालिसिस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ABC टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज आल्सो नोन एज ऑलवेज बेटर कंट्रोल और proportional parts value analysis method. This technique divide material into three parts, थ्री कैटेगरी में वो डिवाइड करती है। हाई प्राइस मटेरियल, मीडियम प्राइस मटेरियल और लो प्राइस मटेरियल। हाई प्राइस मटेरियल में वो आइटम आती हैं जिनकी कीमत ज़्यादा होती है, उनको हम A मानते हैं। मीडियम प्राइस में जिनकी वैल्यू ठीक ठाक होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम, उनको हम B आइटम लेते हैं। लो प्राइस में जिनकी कीमत बहुत कम है, उन कैटेगरी की गुड्स को रखते हैं, इनको C कैटेगरी हम बोलते हैं, C आइटम्स हम बोलते हैं। इन द फर्स्ट कैटेगरी those items are included on which major portion of total cost of material is spent. ए कैटेगरी में वो गुड्स आती हैं जिस पर हमारी लागत का बहुत बड़ा, हमारी कुल लागत का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। सेकंड कैटेगरी में वो आती है जिस पे मॉडरेट कंजप्शन होती है, मॉडरेट कंजप्शन वैल्यू होती है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा कम है। थर्ड कैटेगरी में वो गुड्स आती हैं, C कैटेगरी में वो गुड्स आती हैं जिनकी हमारा लो कंजप्शन लेवल है, टोटल कॉस्ट में जिनका प्रपोर्शन कम है एज कंपेयर टू B एंड C। दिस एनालिसिस ऑफ मटेरियल इन वेरियस कैटेगरी इज नोन एज द ABC एनालिसिस। इसको ABC एनालिसिस हम बोलते हैं। Report of Indian productivity team on the material control in America, Japan and West Germany ने क्या कैटेगरी दी है ABC एनालिसिस में? ग्रुप A में 8% आइटम्स और टोटल कॉस्ट का पार्ट है 75%। अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो 8% है, लेकिन टोटल कॉस्ट में उसका हिस्सा 75% है, बहुत ज़्यादा, उनको रखते हैं। B कैटेगरी में 25% आइटम्स हैं क्वांटिटी की टर्म में अगर हम देखें, और कॉस्ट में 20% है। C कैटेगरी में 67% टोटल आइटम का एक्सपेंडिचर हो रहा है, यूनिट लग रही है, लेकिन कॉस्ट देखें तो वो 5% ही है। तो टोटल कॉस्ट में जिसका हिस्सा ज़्यादा होता है, चाहे उसकी क्वांटिटी कम हो, उसको हम A कैटेगरी में, और B कैटेगरी में जिसका मॉडरेट है, और C कैटेगरी में जिसमें क्वांटिटी तो ज़्यादा है लेकिन टोटल कॉस्ट कम है, उन आइटम्स को हम रखते हैं। From the above example, it is clear that more control should be exercised on material included in the category A. जो A कैटेगरी की गुड्स हैं उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट को बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू B एंड C। एडवांटेज क्या है इसकी? ए स्ट्रिक्ट कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज ऑन द वैल्यूएबल मटेरियल। वैल्यूएबल मटेरियल पर हम सख्त नियंत्रण रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमें करने की ज़रूरत है, वो रख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल को हम बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। स्टोरेज कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी हमारी कम मात्रा में लगनी है हम उसको कम खरीदेंगे, तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगी और स्टोरेज की समस्या भी नहीं आएगी। मैनेजमेंट कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के द्वारा प्रबंध के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। ए कैटेगरी
पे बेटर कंट्रोल की ज़रूरत होती है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं, मकान में मेनली 3 थिंग्स लगती है, सीमेंट, रेती और क्रेशर। तो सीमेंट जो है वो सबसे कॉस्टली है, लेकिन क्वांटिटी उसकी सबसे कम लगती है, तो उसको हम ए कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर दिया जाता है, उसको हम ताले के अंदर रखते हैं, ख़राब ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। जबकि रेती है जो वो हमारा बाहर ही पड़ा रहता है, तो हम उस पर कम ध्यान देते हैं क्योंकि उसकी लागत कम होती है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो हमारा क्रेशर है वो बी कैटेगरी में आता है, उसकी क्वांटिटी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू रेती, और लेकिन उसकी रेट उससे ज़्यादा है। तो इन को हम ए बी सी, सीमेंट को हम ए, क्रेशर को हम बी और रेती को हम सी कैटेगरी में रख सकते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। क्या फीचर्स हैं ए बी सी एनालिसिस के? 75% ऑफ द वैल्यू, बट टोटल क्वांटिटी का पार्ट है केवल 8%। बी कैटेगरी में 20% वैल्यू है बट क्वांटिटी है 25%। सी कैटेगरी में 5% वैल्यू है बट टोटल क्वांटिटी है 67%। तो ए आइटम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत है, बी पे मॉडरेट कंट्रोल की ज़रूरत है, और सी को हम थोड़ा सा लूज कंट्रोल हम रख सकते हैं। ए आइटम पर मैक्सिमम फॉलोअप करने की ज़रूरत है, बी पर पीरियोडिक फॉलोअप करने की ज़रूरत है, और सी पर एक्सेप्शनल सेस की हमें ज़रूरत है, कभी कभार हम उसको देख सकते हैं। ए में हम जो हमारा सेफ्टी स्टॉक है वो कम रखते हैं, बी में भी कम रखते हैं, और सी में बहुत ज़्यादा हम उसको बल्क में रख सकते हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है उसकी। ए कैटेगरी की जो आइटम है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा उस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, बी पर मिडिल लेवल के द्वारा, और सी पर हम लोअर लेवल पर भी उसको डेलीगेट कर सकते हैं मैनेज करने के लिए। ए कैटेगरी में रिगेरियस वैल्यू एनालिसिस हमें करना पड़ता है, बी में मॉडरेट, और सी में हमें मिनिमम एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल है ए बी सी एनालिसिस का। कैटेगरी ए बी सी, नंबर ऑफ आइटम दी हैं, ए में 300 है, बी में 600 है, सी में 2100 है, टोटल 3000 यूनिट लगी हैं। नंबर ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो ए कैटेगरी 10% है, बी 20% है, सी 70% है। वैल्यू है ए की 2,10,000, बी की 60,000 और सी की है 30,000, टोटल है 3 लाख। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? ए की 70% हमारी टोटल कॉस्ट का पार्ट है, बी 20% है, सी जबकि 10% है। क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है और कॉस्ट का प्रपोर्शन सबसे कम है। तो इस प्रकार से हम इनको ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। इधर हमने वाई एक्सिस पर हमने परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शन लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने टोटल क्वांटिटी ली है। तो ए क्वांटिटी तो कम लग रही है लेकिन कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा है, बी में मॉडरेट है, सी में बहुत कम है। क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन कॉस्ट का पार्ट बहुत कम है। उसके बाद आता है परसेप्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट which reflect the physical movement of stock and their current balance। ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो फिजिकल मूवमेंट गुड्स का होता है उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है और करंट बैलेंस रखा जाता है वो परसेप्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आता है। वेल्डन ने कहा इट इज़ ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर्स बैलेंस, स्टोर के बैलेंस को रिकॉर्ड करना। प्रत्येक टाइम जब हमें गुड्स रिसीव होती है, आइटम रिसीव होती है, इशू होती है, रेगुलर उसकी चेकिंग करना, क्लोजिंग डाउन ऑफ स्टॉक टेकिंग, उसको रेगुलर पार्ट हम करते हैं कि भाई हमें स्टॉक ना ले, इसको अवॉइड करते हैं।
इन द परसेप्शुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परसेप्शुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड बिन कार्ड है, स्टोर लेजर है, वो मेंटेन किए जाते हैं, कितनी गुड्स आ गई है, कितनी इशू की है, कितनी हमारे स्टॉक में है एनी टाइम, और फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोग्राम किया जाता है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग लेकर। कोई डिफरेंस आता है बैलेंस स्टॉक में बिन कार्ड के या स्टोर लेजर के? द एक्चुअल बैलेंस ऑफ स्टोर में राइज ड्यू टू द फॉलोइंग। तो क्या कारण हो सकता है? अवॉइडेबल कॉज है कुछ, तो पिलफ्रेज या थेफ्ट हो गया, केयरलेस मटेरियल का हम हैंडलिंग कर रहे हैं, शॉर्टेज हो गई या ओवर इश्यू हो गया मटेरियल, मिसप्लेसमेंट हो गई मटेरियल की, या क्लैरिकल कोई गलती हो गई। अनअवॉइडेबल कॉज क्या है? एक्चुअल बैलेंस may be less due to the shrinkage and evaporation, variation in the weight length due to the climate condition। climate condition में कोई आइटम ऐसी है जो चेंज हो जाता है जिसका वेट या लेंथ। लॉस ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ बल्क मटेरियल इनटू स्मॉलर पार्ट। तो ये कुछ अनअवॉइडेबल काज हैं जिससे हमें लॉस हो सकता है। फिर आता है हमारा वेट, वैल्यू, vital, essential and desirable analysis। VAT analysis is the primary to have control of the spare parts। spare parts पर ज़्यादातर कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। in ABC analysis only prices of material are considered। उसमें prices को consider किया जाता था, not their requirement। उनकी requirement को मद्देनजर नहीं रखा जाता था। in ABC analysis such spare part may not be given attention because their value of consumption is small। क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की जो वैल्यू है कंजप्शन की वो कम है, तो उन पर ABC टेक्निक में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बट सच स्पेयर पार्ट दो बीइंग लेस वैल्यूएबल कैन बी ग्रेट इंपॉर्टेंस। प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर वो टाइमली अवेलेबल नहीं होगा, हमारी मशीनरी में ब्रेकडाउन आ जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो इसलिए उन पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। तो हम इसमें स्पेयर पार्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। फर्स्ट कैटेगरी में, वाइटल कैटेगरी में वो स्पेयर पार्ट आता है जिसकी अगर हमारे पास उपलब्धता नहीं है, जो नॉन अवेलेबल है, चाहे वो कम समय के लिए ही हो, वो हमारी प्रोडक्शन को लंबे समय तक के लिए रोक देगा। तो वो स्पेयर पार्ट्स हमारा वाइटल कैटेगरी में आता है। सेकंड कैटेगरी असेंशियल में वो होता है जिसकी एब्सेंस से हम सहन नहीं कर सकते, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, और हमारी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा पार्ट लॉस हो सकता है, जिसके कारण उसको हम असेंशियल पार्ट में रखते हैं। डिज़ायरेबल में जिसकी एब्सेंस से को हम बियर कर सकते हैं 1 सप्ताह तक भी, ज़्यादा समय तक भी, तो वो हमारी प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करेगा, वो डिज़ायरेबल पार्ट की कैटेगरी में आता है। फिर है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आर द इम्पोर्टेंट टेक्निक टू कंट्रोल द साइज ऑफ इन्वेंट्री सो दैट the size of inventory, investment and cost of keeping the material can be reduced, उसको कम किया जा सके। Specification should be assigned to each item stored in the store। स्टोर में जो आइटम है उसको हम एक स्पेसिफिकेशन असाइन कर देते हैं। Specification should be clear so that the purchaser and seller can know that they are talking about the same item। किस आइटम के बारे में वो बात कर रहे हैं उनको पता रहता है। स्टैंडर्डाइजेशन एम इज द परचेजिंग ऑफ मटेरियल ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी। तो जिस क्वालिटी का वो चाहता है उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मिले। दस स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एम एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आइटम इन द स्टोर। आइटम बहुत ज़्यादा स्टोर में ना रखनी पड़े, उसके ऊपर ज़्यादा ये कंसंट्रेट करता है। फिर है क्लासिफिकेशन एंड कंडीसिफिकेशन। Classification and condition of material are essential for a good system of store keeping। good system, एक अच्छे स्टोर कीपिंग के सिस्टम के लिए ज़रूरी है। मटेरियल को क्लासीफाई किया जाता है उनकी उपयोग के आधार पर, उनकी नेचर के आधार पर। कंज्यूमेबल स्टोर
कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्पेयर पार्ट, लुब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा। कंडीसिफिकेशन में नेक्स्ट स्टेज है जिसमें हम स्टोर्स को क्लासीफाई करते हैं। डिस्ट्रिक्टिव स्टोर कोड नंबर हम उनको देते हैं अलग अलग आइटम को, होता है कोडिफिकेशन। फिर आता है प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर, स्टोर ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री रिकॉर्ड। इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑल परचेजेस शुड बी परफॉर्म बाय ए सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट। अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा परचेज की जाती है, वो डिपार्टमेंट हेड के द्वारा मैनेज की जाती है। उस परचेज ऑफिसर या परचेज मैनेजर या चीफ बायर उसको बोलते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मटेरियल को परचेज करने की, करेक्ट क्वांटिटी में परचेज करने की, प्रॉपर टाइम पे और मोस्ट इकोनॉमिकली कॉस्ट पे करने की परचेज डिपार्टमेंट की है। अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने के पीछे क्या उद्देश्य है? परचेज मटेरियल की इकोनॉमिकल प्राइस पर हो, रीजनेबल क्वांटिटी में हो ताकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें ना करनी पड़े, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारी परचेज में रहे। मटेरियल कंटिन्यूस अवेलेबल हो ताकि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलती रहे। गुड क्वालिटी मटेरियल हमें मिले, मिनिमम वेस्टेज हो मटेरियल की, सप्लायर के साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहें। दो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है मटेरियल रिकॉर्ड को रखने की। एक तो है हमारा बिन कार्ड और दूसरा है हमारा स्टोर लेजर। कॉस्टिंग ऑफिसर के द्वारा ये मेंटेन किए जाते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए गुड्स का, आइटम्स का। क्या डिफरेंस है बिन कार्ड में और स्टोर लेजर में? बिन कार्ड स्टोर कीपर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, स्टोर लेजर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। बिन कार्ड में केवल उनकी क्वांटिटी को ध्यान में रखा जाता है और स्टोर लेजर में उनकी अमाउंट, उनकी अकाउंटिंग, उनके प्राइस को भी ध्यान में रखा जाता है। बिन कार्ड क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई, कितनी इशू हुई, कितना बैलेंस है, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। वो स्टोर में क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू दोनों पर ध्यान दिया जाता है। बिन कार्ड में एंट्री की जाती है जब माल मिल जाता है, जब माल इशू किया जाता है। और स्टोर लेजर में एंट्री की जाती है जब एक्चुअल में माल रिसिप्ट हो जाता है और एक्चुअल में इशू कर दिया जाता है। बिन कार्ड को स्टोर के अंदर रखा जाता है, स्टोर लेजर को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में रखा जाता है स्टोर से बाहर। बिन कार्ड ईच ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड इंडिविजुअली, जबकि स्टोर लेजर में मैनी ट्रांजैक्शन को हम साइमल्टेनियसली भी पोस्ट कर सकते हैं। क्या मेन फंक्शन है स्टोर कीपर की? परचेज रिक्विजिट टू परचेज डिपार्टमेंट इशू करना, जब स्टॉक रीऑर्डर लेवल पर पहुंच जाता है। मटेरियल रिसीविंग डिपार्टमेंट से रिसीव करना, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना रिसिप्ट का, इशू का, बैलेंस मटेरियल का। टू कीप द मटेरियल इन द गुड कंडीशन टू अवॉइड द वेस्टेज, टू इशू द मटेरियल टू द जॉब बेसिस ऑफ स्टोर रिक्विजिट्स, जो रिक्वायरमेंट आती है उसके आधार पर उसको इशू करना, प्रॉपरली उसको हैंडल करना, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम से कम रखना। ऑब्स्टेकल स्टॉक, वेस्टेज मटेरियल की रिपोर्ट तैयार करना, स्टोर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये स्टोर कीपर के मुख्य काम हैं। इशू ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स are received and kept in the store carefully and finally the storekeeper issue them whenever those are required by the production department। वो उनको इशू करता है जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी ज़रूरत पड़ती है। That's